एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई के साथ इंसान उन इंसानों को रिप्लेस जरूर कर देंगे जो एआई का इस्तेमाल नहीं करते। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी या किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो हमारे सामने खड़ी है और हमें इसे अपनाना है या पीछे रह जाना है, हमें आज यही तय करना है। लगभग सभी बच्चों के 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं और हर कोई तैयारी कर रहा है एक बेहतर कोर्स की। लेकिन कोर्स का चयन आप कॉलेज देखकर करें ना करें, लेकिन फ्यूचर जॉब्स के प्रेडिक्शंस और प्रोजेक्शंस को देखकर जरूर कीजिए। इसीलिए आज आपकी खबर आपका फायदा में हम बात कर रहे हैं फ्यूचर जॉब्स की। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम खास मेहमानों से समझेंगे कि अगले 5-7 साल बाद जब आपके कोर्सेज खत्म हो रहे होंगे तो उस वक्त दुनिया के जॉब मार्केट में किन रोल्स की डिमांड होगी। करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेंगे उनके इंपॉर्टेंट इनपुट्स। सबसे पहले ये रिपोर्ट। समय तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव आने वाले वर्षों में और भी तेज होने वाला है। कहा जा रहा है कि 2029 तक 85% नौकरियां ऐसी होंगी जो आज नहीं हैं। इस परिवर्तन का कारण है तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर क्षेत्र में नया तंत्र और तरीके लाएंगे। तो अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और भविष्य में एक सफल करियर बनाना चाहते हैं, तो ये समय है अपने कौशल और रुचियों को समझने का। आइए आने वाले समय की कुछ सबसे डिमांड वाले सेक्टर्स की नौकरियों को समझते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर और एग्रीटेक तकनीक के साथ खेती का नया रूप। आजकल खेती भी तकनीकी दुनिया का हिस्सा बन गई है। ड्रोन, एआई और आईओटी से खेती का तरीका बदल रहा है, जिससे फील्ड टेक्नीशियन, डेटा एनालिस्ट और सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स की जरूरत बढ़ेगी। यदि आपको कृषि और तकनीक में रुचि है तो ये क्षेत्र आपके लिए है। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष में नए अवसर। प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के कारण सैटेलाइट डिजाइनर और स्पेस पॉलिसी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मांग होगी। आकाश में करियर बनाने के इच्छुक छात्र यहां अपना भविष्य बना सकते हैं। फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी, दवाओं की खोज में तेजी। एआई और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में दवाओं की खोज और रिसर्च तेज होगी। इन क्षेत्र में डेटा साइंटिस्ट और डिजिटल एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन, स्मार्ट फैक्ट्रीज। ऑटोमेशन और स्मार्ट फैक्ट्रीज के साथ रोबोटिक्स और एनर्जी मैनेजमेंट के विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। यदि आपको इंजीनियरिंग में रुचि है तो ये एक बेहतरीन विकल्प है। बैंकिंग और साइबर सुरक्षा, डिजिटल दुनिया। एआई और साइबर सिक्योरिटी में बढ़ते उपयोग से बैंकिंग क्षेत्र में नए पेशेवरों की मांग होगी। साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स और एआई स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होगी। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां। बैटरी इंजीनियर, कनेक्टेड व्हीकल डिजाइनर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मांग बढ़ेगी। अगर आपको वाहनों और तकनीकी नवाचार में रुचि है तो ये क्षेत्र आपके लिए है। एफएमसीजी और कस्टमर एनालिटिक्स, एआई का असर। एआई और कस्टमर एनालिटिक्स से एफएमसीजी क्षेत्र में नई भूमिकाएं बनेंगी। प्रोडक्ट मैनेजर्स और डेटा एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। ई कॉमर्स, डिजिटल शॉपिंग का भविष्य। अब सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, बल्कि वीडियो कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटिंग और पर्सनलाइज्ड एआई का भी दौर है। यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग में रुचि है तो ये क्षेत्र आपके लिए है। आने वाला समय तेजी से बदलने वाला है और जिसके पास सही स्किल्स होंगे वे इस परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का कहना है कि हम एआई की संभावनाओं के सिर्फ 1% पर हैं। जैसे जैसे तकनीक का विकास होगा वैसे वैसे नौकरियां भी बदलेंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 तक एआई और एमएल हमारे रोजमर्रा के कामों का हिस्सा बन जाएंगे और 2030 तक क्वांटम कंप्यूटिंग भी मुख्य धारा में आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में तकनीकी क्षेत्रों में भारी बदलाव होगा और जो लोग इस नए टूल्स और तकनीकों को समझेंगे उनके लिए नए करियर के दरवाजे खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। सुनील गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी हैं ग्लोबल हंट के। गोयल साहब, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनिका एरॉन हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर, मार्चिंग शीप एचआर कंसल्टेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सोनिका आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं प्रांशु उपाध्याय, रीजनल डायरेक्टर माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु, गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और ये जो काफ़ी प्रचलित अब थ्योरी बन चुकी है कि एआई एमएल 2027 तक तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इनफैक्ट 2030 तक बारी आ जाएगी क्वांटम कंप्यूटिंग की। आपके प्रोजेक्शंस क्या कह रहे हैं? इस तरफ डिमांड जारी है सर? डिमांड बहुत ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि हर बिजनेस अपने आप को
टुवर्ड्स द न्यू एज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जेन एआई आज के डेट में हम बोलते हैं उसको, उसके टुवर्ड्स ट्रांजिट कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप एफएमसीजी में जाइए, बैंकिंग में जाइए, एफएमसीडी में जाइए, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी सेक्टर में जाइए, हर जगह आज के डेट में इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि ज़रूरत इसीलिए आन पड़ी है क्योंकि लोगों को ज़रूरत है कि वो मशीन को अपना एक हथियार बनाए, सारथी बनाए। यानी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ में लगे रहें डे नाइट और उससे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, या एज ए ह्यूमन आप बहुत रिपीटेटिव जॉब करते हैं, या मे बी शायद आपको डेटा एनालाइज करने में एज ए ह्यूमन आपको बहुत टाइम लगता है, बट मशीन की ऐसी कैपेसिटी होती है या मशीन को हम इतना कैपेबल बना पा रहे हैं आज के डेट में, जहाँ किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन और किसी भी चीज़ का ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो रहा है। तो आज की दुनिया में देखिए तो अगर हर कंट्री, अगर मैं करंट सिनेरियो बताऊँ आपको, हर कंट्री आज के डेट में चाह रही है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ ले जाए, अपनी सर्विसेज, अपना लोकल मार्केट को वो कंजप्शन भरपूर कर पाए। तो ऐसी सिनेरियो में आपको मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट क्वालिटेटिव आपको एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, जिससे कि आप किसी भी ग्लोबल कंपनी को, ग्लोबल प्रोडक्ट को कंपटीशन दे सके, अच्छा कंपटीशन दे सके। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि दुनिया उसके लिए फोर्सफुल हो आपके पास आने के लिए। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जैसे जैसे इंडस्ट्री में इनोवेशंस होता है या ग्रोथ होता है, हर किसी को अपने प्रोफाइल को उसी हिसाब से देखने की ज़रूरत है, उसी प्रोसेस से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी हर 1 साल, 2 साल, 3 साल में देखेंगे नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। इसी पॉइंट पर आ रहा था कि टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि एक टेक्नोलॉजी आती है और वो 6-7 महीने में या मैक्सिमम 1 साल में बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाती है या फिर वो लीस्ट रिलेवेंट हो जाती है। ये थोड़ा सा एक ऐसा इशू है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो अपने कोर्स में उस तरह का इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बावजूद सोनिका, इसके बावजूद, इस चैलेंज के बावजूद, इस पेस के बावजूद, पेस ऑफ डिसरप्शन के बावजूद कहा जा रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द टैलेंट पूल फॉर एआई, एमएल, डेटा रिलेटेड जॉब्स। क्या हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि वाकई में ये होगा और हम एक टैलेंट पूल बनेंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दीपक जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, ये जो हमारी जो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारी पॉपुलेशन, जिसको कभी कभी हमारी आबादी को हमारी कमजोरी भी माना जाता है। लेकिन आज की डेट में हमारी एक यंग पॉपुलेशन है, 60 to 70% हमारी जो वर्कफोर्स है वो जिलेनियल्स और मिलेनियल्स हैं, यानी कि 45 इयर्स की एज से कम। और ये जो वर्कफोर्स है वो टेक्नोलॉजी के साथ काफी कंफर्टेबल है, और इनमें हसल कल्चर भी है। जो हसल कल्चर हमारे इंडिया में काफी काफी कंफर्टेबल है। कि देखिए, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, एंड एक तरफ जहाँ पे रिसोर्सेज, एजुकेशन शायद इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी ये जो जनरेशन बहुत एम्बिशन है, इसमें बहुत बोल्डनेस है। तो ये लोग कुछ भी करके स्किल्स अक्वायर करते हैं। क्या हुआ अगर बड़े इंस्टीट्यूट नहीं जा पाए, छोटा कोर्स अक्वायर कर लेते हैं, और फिर जब जॉब अपॉर्चुनिटी आती है उसके लिए अप्लाई करते हैं, और फिर कंपनी में घुस जाते हैं। और एक बार घुस गए उसके बाद अपने दम पे अगर दे कैन प्रूव देमसेल्व्स, तो फिर कंपनी इज आल्सो हैप्पी दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो एक जो एक टाइम पे कंपनी सिर्फ एक का टैग देखती या ब्रांड देखती, नाउ कंपनीज आर आल्सो सीइंग द पर्सन कंट्रीब्यूट, डेमोंस्ट्रेट द स्किल दैट दे आर लुकिंग फॉर। तो ये जो हसल कल्चर है, तो which pushes a person to say कि मेरे पास जो available facility है, whether it is a 2 hour course, whether it is a small course, let me apply for it and let me get the skill which is required। और आपने बिल्कुल सही कहा कि टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो हर 6 महीने में, 8 महीने में I have to upskill myself। तो ऐसे आजकल because of technology being available in tier 2, tier 3 towns also, children are willing to take up these courses। तो आजकल जो एब्सोल्युटली।
अच्छा प्रांशु, मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूँगा कि कोर्सेज तो हमारे यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं, दावे बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में कर देते हैं और वो बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में लिख देते हैं AI, ML, डेटा साइंस। आई मीन वो लोगों का आकर्षण का केंद्र बनने के लिए उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो फैकल्टीज़ उन बच्चों को पढ़ाने वाली हैं उन कोर्सेज़ के तहत, वो खुद अपडेटेड नहीं हैं। उनकी एंट्री उन कॉलेजेस में तब हुई है जब शायद इतना बोलबाला भी नहीं था। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खुद फैकल्टीज़ इस वक्त ट्रेन नहीं हो पा रही हैं और इस वजह से हम देख रहे हैं कि AI हो, डेटा साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इनसे रिलेटेड कोर्स से बच्चे निकल तो रहे हैं बट दे आर नॉट एम्प्लॉयेबल। जबकि कहा जाता है कि ये जो स्ट्रीम्स हैं ये हाईली एम्प्लॉयबिलिटी देती हैं और जॉब सिक्योरिटी देते हैं। तो उस मोर्चे पर आप प्रांशु समझ पाएं कि जो चिंताएं हैं वो दूर हुई हैं? देखिए दीपक जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये कि ये थोड़ा ट्रेन द ट्रेनर वाला कॉन्सेप्ट है कि जो आपको पढ़ा रहा है उसको भी समझ में आ रहा है कि वो क्या पढ़ा रहा है या नहीं। एक ही इवॉल्विंग स्किल सेट है। आपने शुरू में बोला कि टेक्नोलॉजी ये 3-4 महीने में कोई ना कोई नई चीज़ ऐसे निकल के आती है। पहले GPT-3 चला था, फिर अब 4 आ गया है। पहले आप वॉइस से बात कर रहे थे, टेक्स्ट से बात कर रहे थे, अब आप इमेजेस से बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे ये किसी भी कोर्स के लिए है, लेकिन AI, ML और एनीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उन्हीं इंस्टीट्यूशन से टाई अप करें या उन्हीं जगहों से आप ये कोर्सेज लें जहाँ की फैकल्टी अप टू डेट है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं आज की डेट में जहाँ की ऑनलाइन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको सर्टिफिकेशंस देती हैं। तो अब ये टेक्नोलॉजी ने थोड़ा बाउंड्रीज भी ब्लर कर दी हैं कि जोग्राफिकली आप ये केवल बाध्य नहीं है कि आप भारत में ही इसकी शिक्षा लेंगे। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि इंपीरियल कॉलेज लंदन है, वहाँ पे मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग है। वो काफ़ी अर्ली स्टेजेस पे सिखाई जा रही है। तो आप वो सारे कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एज अ स्टूडेंट लंदन जाने की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी फाउंडेशन कोर्सेज हैं जिसमें कि प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के हैं, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग है। वो सारे कोर्सेज आप थोड़ा ऑनलाइन प्रेफर करिए। फिर इंटरमीडिएट कोर्सेज आ जाते हैं जिसमें कि आपके डीप लर्निंग के कोर्सेज आएंगे, डेटा साइंस और अप्लाइड मशीन लर्निंग आएगी और NLP आएगी। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। और जो मेरा छात्र जो अभी पढ़ चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन वगैरह में है, उनके लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ML ऑप्स, AI डिप्लॉयमेंट, इस टाइप की अगर वो ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत रेलेवेंसी जॉब मार्केट में क्रिएट होगी। आप ये देखिए कि केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी भी सेक्टर में, फाइनेंस हो, ऑपरेशंस हो, उसमें जो भी स्किल्स, आपकी रिपोर्ट में भी ये बताया है कि जो भी इवॉल्व हो रहे हैं स्किल्स, वो बेसिकली क्रॉस हैं टेक्नोलॉजी और उस डोमेन का। जैसे कि ऑपरेशंस में ले लीजिए, तो ऑपरेशंस में जिन लोगों की ज़रूरत होगी वो उन लोगों की ज़रूरत होगी जो AI ऑपरेशंस को समझ पा रहे हैं। तो फैकल्टी की जो ये समस्या है, इसका जब तक हम निदान पाएँ, जितने समय इसमें लगेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आज के स्टूडेंट्स फिर रुक जाएं या अपने आप को अपस्किल ना करें। काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आजकल के टेक सेक्टर में। एब्सोल्युटली। देखिए यही कहा जा रहा है कि कांस्टेंट अपस्किलिंग यही होगा फ्यूचर में सक्सेस का की। क्योंकि अगर आप सोचिए एक कोर्स आपने कर दिया, उसके बाद आप बैठ गए, आपको पता चला कि आपने आज वो कोर्स किया, 6 महीने बाद या तो वो इररेलेवेंट हो गया या उससे बेटर कोई नई टेक्नोलॉजी और नया आइडिया मार्केट में है। तो कॉन्टिन्यूस अपस्किलिंग वुड बी द की। लेकिन उसके तरीके क्या हैं? क्योंकि अक्सर बच्चे एक कोर्स में फोकस करते हैं, तो वो अपस्किलिंग किस लेवल पे हो? जॉब में अब अगर आप हैं तो आपका संस्थान जो है कई बार वो इस बात का ओनस ले लेता है कि हमको रिटेन करना है अपने एम्प्लॉय को, तो उसकी अपस्किलिंग करेंगे। लेकिन कोर्सेज में हम ये नहीं देखते हैं। वो जो करिकुलम है, वो जो पहले का डिज़ाइन हुआ है वह उसी पे स्टक होते हैं। तो ले दे के फिर आपको बाहर जाके ट्यूशन्स वगैरह लेने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हमको फ्यूचर रेडी होने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ नए इम्प्रोवाइजेशंस करने पड़ेंगे स्किल्स के लिहाज से। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कौन सी पढ़ाई कराएगी फ्यूचर में कमाई, आज हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूँगा और थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई का एक मैं एनालिसिस पढ़ रहा था। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना है, जो ग्रेट लर्निंग की रिपोर्ट है 2022 की। मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा, लेकिन फिर भी जस्ट टू पुट इट इन अ पर्सपेक्टिव मैं समझना चाह रहा हूँ
2.5% सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो वो अपने कोर्स में AI ML की स्किल्स को अभी तक समझ पाए हैं। लेकिन अगर आप डिमांड देखेंगे इस तरह के रोल्स की तो वो 30% की CAGR के हिसाब से हैं, तो उतना शायद सप्लाई हो नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें भी मैं एक बात जो बोल रहा हूँ बार बार कि जो बच्चे पढ़ाई कर भी चुके हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, एक बहुत बड़ा इशू है। बड़े जो संस्थान हैं, मेरे ख्याल है कि CAGR 21 से 27 के बीच में AI मार्केट का CAGR 31.5% के हिसाब से प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के करिकुला को अगर आप देखेंगे तो एडवांस AI टॉपिक्स जो हैं, डीप लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग्स वगैरह हैं, वो सिर्फ 10% ही हैं। ये 2022 की NASSCOM की रिपोर्ट कहती है। अभी शायद कुछ बदले होंगे। कहने का मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा तेज़ी से हम लोग रेडी नहीं हो पा रहे हैं, हम मतलब हमारे इंस्टीट्यूशंस, और अगर हो भी पा रहे हैं तो फिर उसमें से कितने एम्प्लॉयबल निकलेंगे, एक बड़ा सवाल है। तो कैसे फ्यूचर रेडी करें हम अपने इंस्टीट्यूशंस को सर? देखिए यहाँ पे ना मैं डिमांड बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये परसेंटेज से भी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और शायद बहुत कम परसेंटेज हम उसका फुलफिल कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम सबको अपने सोचने का ढंग बदलने की ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक डिग्री या एक पेपर ऑफ सर्टिफिकेट्स हमको किसी भी चीज़ के लिए एम्प्लॉयबल करता है। मे भी शायद वो करता होगा 20 साल 30 साल पहले, आज की डेट में नहीं करता है। आज की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम सब ने पढ़ाई करी है और हमें ये पता है कि प्रैक्टिकली आपका प्रोफाइल तब बनता है जब आप प्रैक्टिकली कुछ करना शुरू करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं, और फिर उसी दिशा में आप बढ़ते चले जाते हैं। तो मुझे जो मैंने ये माइंडसेट की बात कही, ये सबसे ज़रूरी है फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे, एंड इवन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द एम्प्लॉयर्स जो है वहाँ पे। यहाँ पे कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चे को सडनली आप पढ़ा रहे हैं बहुत ही डीप मैथमेटिक्स और आके उसको बोलेंगे कि आप प्रैक्टिकली बताओ कि फार्मा बायोस्टेटिशियंस में कैसे काम करेगा और ये रिटेल इंडस्ट्री में कैसे हेल्प कर सकता है, वो नहीं बता पाएगा बच्चा। तो बहुत प्रैक्टिकल है। तो इसके लिए आज के डेट में अगर आप जाइए, ग्लोबल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, मैं स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की जो कमी खलती है डायरेक्ट, जो हम लोग को बहुत क्लियर विजिबल है, कि कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री, जो एम्प्लॉय करेगा वो और जिसको एम्प्लॉय होना है वो, उसका कनेक्ट बहुत लेट होता है। वो कनेक्ट अगर अर्ली हो जाए, अगर वो कनेक्ट 10th 11th 12th के स्टैंडर्ड से होते होते अगर उसके अंडर ग्रेजुएट कोर्स तक होता है, बिलीव मी, कोई भी एक आदमी ऐसा शायद बहुत कम बचेंगे जो एम्प्लॉयबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। लोकल कंजप्शन के लिए डिमांड है, ग्लोबल कंजप्शन के लिए डिमांड है। हमारे यहाँ अभी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टूल्स, मशीन्स, ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं, आज की डेट में आप जाइए MSME बोलते हैं कि हम चाइना से कम्पीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ का प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, लेबर सस्ती है, और मे बी फिनिश ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा मशीन पे इनोवेशन किया है। हमारे यहाँ उससे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ज़्यादा अच्छे इनोवेटर्स हैं, हम उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। बट हमें ज़रूरत है कि हम लेट जाते हैं। हमें लगता है कि अब ये एक इंजीनियर को हायर करें और कल से आके ये प्रोडक्शन शुरू कर दें। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगता है अगर अर्ली इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाए कॉर्पोरेट का, इंस्टीट्यूशन का, और जो बच्चे आते हैं इस इंडस्ट्री में या जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, तो उनको एक इंडिविजुअल को उसका इंटरेस्ट पता चलेगा, क्योंकि आज के डेट में ज़रूरत है इनोवेशन की। इनोवेशन इनोवेशन एंड इनोवेशन। अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे, देखिए बेसिक सर्विसेज हमेशा सेम रहती है। टैक्सी की सर्विसेज सेम है, उसको इनोवेट किया आज के डेट में ओला ने, उबर ने, रैपिडो ने, जितने भी हैं। तो आज के डेट में आपको टैक्सी के लिए सोचना नहीं पड़ता, बट टैक्सी की सर्विसेज सेम है। तो हर जगह, हर इंडस्ट्री में कोर मैन्युफैक्चरिंग, कोर माइनिंग, कोर प्रोसेस, कोर फार्मा, कोर रिटेल, हर जगह सेम रहेगा, बट उसके अंदर इनोवेशन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। हमने एब्सोल्युटली, बट जो आपका इंपॉर्टेंट जिस्ट था आपके वक्तव्य का, वो है कोलैबोरेशन। मुझे थोड़ा सा सोनिका जी ये समझाइए कि इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन किस लेवल पे हो रहा है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री का एक माइंडसेट रहता है कि वो फ्रेश ग्रेजुएट्स लेते हैं, फिर उनको बेंच पे डाल देंगे, फिर वहाँ से वो उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं। आप सब जानते हैं कि वो हाउ डू दे डू दिस, वो अपना ट्रेनिंग वगैरह दिया और फिर बैजेस में फिर उनको आगे बढ़ा दिया। उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, हम उनमें नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे स्किलिंग की बात कर रहा हूँ। बट ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि इंडस्ट्री डायरेक्टली कैंपसेस में जाके उनके साथ कोलैबोरेशन करके
ये जो टैलेंट पूल है इसको अपने फ्यूचर रेडी के लिए करवा पाएँ। और ये थोड़ा सा बड़ा टास्क भी है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कौन कौन किस किस इंस्टीट्यूशंस में किस किस कैपेसिटी में जाएगा ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल सा है। बट स्टिल कंपनीज़ के लिए आपका क्या सजेशन होगा? ये टैलेंट पूल की जो बार बार बात की जा रही है, कंपनीज़ फ्यूचर रेडी टास्क्स के लिए कैसे आज इस टैलेंट पूल को अपने पक्ष में कर सकते हैं? लिए आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस को ना थोड़े एकदम अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। तो अभी सुनील जी ने बोला कि ये जो उनका माइंडसेट है और जो पहले भी होता था कि एक ब्रांड या एक इंस्टीट्यूट से हमने बच्चे लिए और हम उनको ट्रेन करेंगे और फिर जॉब पे लगे, वो माइंडसेट चेंज करके हायरिंग फॉर स्किल and then putting them on the job training is one way. The second is to partner with the institute. यहाँ पे दो लेवल की पार्टनरशिप हो सकती है। एक तो पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें हम इन बच्चों को जब वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हैं तभी उनको एज इंटर्न्स देके ऑन द जॉब शैडो करने दें, वेदर पेड इंटर्नशिप हो, अनपेड इंटर्नशिप हो, जहाँ पे बच्चे एक्चुअल ऑन द जॉब देखें कि किस तरह का काम होता है, किस तरह से उनको डिलीवर करना है, कितनी प्रोडक्टिविटी देनी है, कितने घंटों का काम होता है। तो इसमें ज्यादा उनको रेलेवेंट टैलेंट मिलेगा जब ये पास आउट करते हैं। तीसरी चीज है कि इंडस्ट्री किस रेट से चेंज हो रही है। अगर हमको चाहिए कि हमारा इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट भी उतनी पेस से चेंज हो, तो वी नीड टू इनवाइट फ्रॉम इंडस्ट्री टू कम एज एजुकेटर्स। आपके प्रांशु से ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे एजुकेटर्स क्यों नहीं अप टू डेट रह पाते, कैसे अप टू डेट रह पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। कैन वी कॉल पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, गेस्ट लेक्चरर्स, as to do one course and incentivize organizations to be a part of our education system. Maybe Saturdays को, maybe Friday को, मेरे बहुत सारे colleagues हैं from the HR industry को अपना टाइम देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रांशु, हमने देखा है कि जो अभी सोनिका जी बात करी नहीं थी उन्हीं का पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूँ, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा, नाम तो स्वाभाविक रूप से मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक फ़नी सा प्रांशु मैं आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करता हूँ। हम एक इंस्टीट्यूशंस में गए, एक इंस्टीट्यूशन में हम लोग गए और हमने वहाँ पे कहा कि भाई बच्चे जो हैं क्या आपके AI रेडी हैं? तो कहते हैं जी हाँ। वो फैकल्टी आती है, कहती जी हाँ बिल्कुल वी आर AI रेडी। तो मैंने उनसे पूछना चाहा कि AI रेडी का मतलब क्या है? तो बोले जी देखिए चैट GPT चलाना जानते हैं सब लोग, बढ़िया। सो मतलब लोगों के दिमाग में ये है कि अगर हम चैट GPT चला देते हैं तो मैं AI रेडी हूँ। लोगों के दिमाग में ये नहीं जाता है कि टेक्निकल नो हाउस जो हैं AI के, जिसमें आपका बेसिक ऑफ ML इन्वॉल्व है, NLP इन्वॉल्व है, मॉडल टाइप्स इन्वॉल्व हैं, डेटा हैंडलिंग्स इन्वॉल्व हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, उसमें भी क्राफ्टिंग प्रिसाइज जो टास्क स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स हैं उसकी दुनिया ही अलग चल रही है वहाँ तक। और मैं तो ये बहुत सतही बात, मैं भी सरफेस लेवल बात ही कर रहा हूँ, इसकी बहुत डीप डाउन जाकर AI की अंडरस्टैंडिंग है। तो जब तक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है हमारी कि AI एक्चुअल में क्या है, तो हम फ्यूचर शायद कभी वो चीज़ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे जो फ्यूचर में चाहिए होगी। एम आई राइट प्रांशु, डू यू एग्री? नहीं दीपक जी, बहुत रेलेवेंट पॉइंट है ये। आप समझिए कि पहले जब हमारे ज़माने में पढ़ा करते थे तो ये कंप्यूटर लैब्स होती थी। अभी ज़रूरत है कि AI और ML की इनोवेशन लैब्स हों, ये GPU इक्विप्ड सिस्टम्स हो वहाँ पे, और जो सब कुछ आप टेक स्किल्स बोल रहे हैं वो सब पढ़ाए जाएं। देखिए, अगर आज के काफ़ी आउटडेटेड हैं AI और ML करिकुलम्स, काफ़ी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस में, अगर आप पाइथन नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आप टेंसर फ्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, आप डीप लर्निंग, NLP, कंप्यूटर विजनिंग की बातें नहीं कर रहे हैं, आप ML ऑप्स, AI एथिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप अभी काफ़ी पीछे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप अगर पढ़ा भी रहे हैं तो देखिए एक एप्टीट्यूड तो डेवलप करती हैं, किसी का एक अंडरस्टैंडिंग तो बेटर होती है। तो अपस्किलिंग ऑफ फैकल्टी कंटिन्यूअसली तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, और हमें देखना पड़ेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट बहुत सिंसियरली उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो कि पॉइंट डिस्कस
डिस्कस किया दूसरे पैनलिस्ट ने भी, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन, आई थिंक वो एक काफी अच्छा पॉइंट है कि जो जॉइंट रिसर्च में काफी स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जो कि आपकी एडटेक में प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्रीटेक में प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजिटेक में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ रोल में आप आइए कि आप इंडस्ट्री के साथ किसी तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या तो वो इंटर्नशिप्स के थ्रू हो या फिर और किसी तरीके से हो। लेकिन ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एडवांस लर्निंग है और एडवांस इम्प्लीमेंटेशन है इन स्किल्स का, वो इंडस्ट्री में ही हो रहा है। वो आप कभी भी उसमें इंस्टीट्यूशन को आगे नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल रह ही जाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं से बहुत अच्छा पढ़ के भी चले गए और आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए बैठे, लेकिन आपका प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन स्किल कुछ भी नहीं है, आपने कोई इंटर्नशिप भी नहीं करी है, आपने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं किया है, तो फिर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी फिर भी क्वेश्चनेबल रहेगी। देखिए, गए जमाने उस किताबी ज्ञान के, जब बड़ी बड़ी मोटी मोटी पोथियां जो हैं वो बच्चों को थमा दी जाती थी और कह दिया जाता था कि ये पढ़ लो, पास हो जाओगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब ऐसा लगता है कि उस जमाने में हम आ गए हैं जिसमें बच्चों से पहले उनकी फैकल्टीज़ को अपस्किल होना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन होकर आगे बढ़ के बच्चों से पहले बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी। अब उस दौर में आ गए हैं, तो शायद इस दौर में हमारे इंस्टीट्यूशंस कुछ करें। इधर से इंडस्ट्री भी, जैसा कि सोनिका जी ने भी कहा, इंडस्ट्री भी आए, गोयल साहब ने भी कहा इंडस्ट्री जाकर कोलैबोरेशन करे। बेहतर कोलैबोरेशन जब सामने आएगा तो स्वाभाविक रूप से हम देख पाएंगे कि फ्यूचर रेडी हमारे कोर्सेज भी हो रहे हैं और फ्यूचर रेडी हम जॉब्स के लिए भी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। पूरे शो के दौरान हमने जो लोअर है उसमें दिखाया था कि टॉप 10 जो फ्यूचर में जॉब्स कौन सी होंगी, उनको आप वापस देख भी सकते हैं एक बार। उनके लिए आप तैयार रहिए और कैसे तैयारी करनी है हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। थैंक यू सो मच सुनील गोयल साहब, सोनिका इरवान जी, थैंक यू सो मच। प्रांशु उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, नमस्कार।